अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों का मुकदमा इलेक्शन कमीशन के बाद पेशावर हाई कोर्ट में भी हार गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से आखिर गलती कहां हुई? आज पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफ़िक़ा तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें ना मिलने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इससे कबल इलेक्शन कमीशन भी इस केस में 4-1 के तनासुब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुका है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के फौरी बाद जहां सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया, वहीं अब खुद पार्टी के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि पार्टी वकला केस की तैयारी करने के बजाय सिर्फ टीवी स्क्रीनों और सोशल मीडिया पर बयानबाजी तक महदूद हैं। मखसूस सीटों का मामला हो या इससे कबल रवां साल जनवरी में पार्टी के इंतखाबी निशान का केस, अहम मुकदमात में वकला पेशावर हाई कोर्ट में ताखीर से पेश हुए, जबकि अदालत में मोअज़्ज़िज़ जजेस बैठे इंतजार करते रहे। इलेक्शन कमीशन हो या पेशावर हाईकोर्ट का मामला सिर्फ एक नुक्ते के गिर्द घूमता रहा कि जिस पार्टी की कौमी और सूबाई असेंबलियों में नुमाइंदगी नहीं, उसमें आज़ाद अराकीन किस कानून के तहत शामिल हो सकते हैं। इस सवाल का जवाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कानूनी और सियासी विंग के पास नहीं, जबकि दीगर अराकीन असेंबली भी इसतराब में मुब्तला हैं कि जब तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान खत्म हो गया था तो पार्टी ने मजलिस वहदत मुस्लिमीन से एक रुकन को सपोर्ट करके कौमी असेंबली में पहुंचना था ताकि इलेक्शन के बाद पार्टी के जीते हुए अरकान मजलिस वहदत मुस्लिमीन में शामिल हो सकें। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक पार्टी जिसकी नुमाइंदगी किसी असेंबली में नहीं, उसमें आज़ाद अराकीन असेंबली को शामिल होने का कहा गया। कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन में शमूलियत के बजाय सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने का फैसला बानी चेयरमैन का था या फिर किसी और का। एक तरफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस सीटों के मामले पर खाली हाथ खड़ी नजर आती है, तो वहीं इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोबारा गिनती करवाने पर यह जमात पंजाब में 2 कौमी और 1 सूबाई सीट हार चुकी है। हुकूमती इत्तेहाद को कौमी असेंबली में वाज़े 2/3 की अक्सरियत हासिल हो चुकी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब तो पहले ही कह चुके हैं कि अब ऐसा मंसूबा बनाया गया है कि दोबारा गिनती करवाकर उनकी 20 सीटें कम की जाएंगी। एक ऐसे वक्त में जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपनी गलती के बायस मखसूस सीटें हासिल नहीं कर सकी और दोबारा गिनती में मजीद सीटें भी खो रही है, इन तमाम सियासी हालात पर आज हम 8 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त खारिज कर दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अब सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिल सकता है या नहीं? सवाल नंबर 2, मुस्लिम लीग नून और ANP की तरफ से पेशावर हाई कोर्ट को माजी में शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। आज के फैसले के बाद 2 जमातों के जो पेशावर हाई कोर्ट के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो गए हैं क्या? सवाल नंबर 3, 8 फरवरी को हुकूमती इत्तेहाद को जो नुकसान हुआ पार्लियामेंट में उसकी तलाफी हो चुकी है। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद हुकूमती इत्तेहाद के पास तकरीबन 2/3 अक्सरियत है। सदर मसरूर और वजीर आजम खुश, नवाज शरीफ भी मुतमईन, बेटी को पंजाब की वजारत आला मिल गई। क्या ये निज़ाम लंबे अरसे तक अब चल पाएगा? सवाल नंबर 4, तहरीक इंसाफ को भी समझना चाहिए इलेक्शन दोबारा नहीं हो सकते। एहतजाज आशीर्वाद के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। 2018 के बाद आज़ादी मार्च की मिसाल हमारे सामने है। कोई जमात तहरीक इंसाफ के साथ चलने के लिए तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ के पास अब आखिर ऑप्शंस क्या हैं? सवाल नंबर 5, दोबारा गिनती कराने पर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार NA 97 और NA 81 से 2 सीटें हार चुके हैं, जबकि मुल्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी सिर्फ 104 वोटों से जीते हैं। क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन वहां दोबारा गिनती नहीं करवा रहा? सवाल नंबर 6, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रवैया वजीर आजम से मुलाकात के बाद काफ़ी मुस्बत था। क्या वजीर आला अली अमीन गंडापुर को एहसास हो गया है कि सूबे के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें विफाक के साथ बनाकर रखनी पड़ेगी? सवाल नंबर 7, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने कल जो वज़ीर आज़म से मुलाकात की उसमें इमरान खान की मर्जी शामिल थी। अगर ये कदम उन्होंने खुद उठाया है तो क्या उन्हें तहरीक इंसाफ की तरफ से मज़ामत का सामना करना पड़ सकता है? सवाल नंबर 8, बल्ले के इंतखाबी निशान के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट में शिकस्त का सामना करना पड़ा। पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के मामले पर भी दरख्वास्त खारिज हो गई। इन दोनों केसेस में नाकामी का आखिर जिम्मेदार कौन है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार समीना पाशा साहिबा, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी एजाज सैयद साहब। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़हर साहब, मैं सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। सर, ये एक और शिकस्त का सामना हुआ आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ को। अब इस मरतबा जो है वो ज़ाहिरी बात है, लास्ट टाइम तो पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया था। इस मरतबा पेशावर हाई कोर्ट ने ही इसे रिजेक्ट कर दिया। ये गलत तजवीज़ दी जा रही है, गलत सियासी चाल है, या फिर हवाओं का रुख जो है वो चूंकि सही नहीं चल रहा तो इसलिए इस फैसलों को भी उसी तनाजुर में देखा जाए?
शुक्रिया मंसूर। देखिए, मेरे ख्याल में तो हो सकता है 2 पॉइंट ऑफ व्यू और होने भी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में पीटीआई ने पहले दिन से जो ये फैसला किया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने का, ये गलत फैसला था, सियासी तौर पे गलत फैसला था। उससे पहले वो वहदत मुस्लिमीन के साथ जा रहे थे, फिर अल्टीमेटली जमात इस्लामी के साथ जो मामलात थे, मेरे ख्याल में वो बेहतर हो सकते थे, और अगर जमात इस्लामी के साथ जाती पीटीआई तो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इन्होंने जमात इस्लामी के साथ सिर्फ केपी के लेवल तक ये इत्तेहाद करना चाहते थे, जबकि जमात इस्लामी ने इन्हें तजवीज़ दी थी कि हम पूरे मरकज़ी लेवल पे करते हैं, पंजाब में भी और उसमें। और एक तासुर ये दिया गया उस वक्त कि शायद जमात इस्लामी डिमांडिंग हो रही है, लेकिन जो मेरी इत्तलात हैं वो ये है कि जमात इस्लामी ने तो अपने तई उन्होंने ये माइंड बना लिया था कि हम अनकंडीशनल वो करेंगे। पीटीआई की तरफ से अलबत्ता ख़वातीन की रिजर्व सीट, और जमात इस्लामी ने ऑलरेडी ख़वातीन की नशस्तों के नाम दे भी दिए थे उन्होंने। तो ये जो सारी सूरत हाल है कि उन्होंने, अब आप तसव्वुर करें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसके अपने सदर ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ा हो, अब उस पार्टी को ज्वाइन करना और उस पार्टी को वो बनाना, तो मेरे ख्याल में शायद जाहिर है एक ऑलरेडी एक पार्टी ऑलरेडी मुश्किल में, हर जगह उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। उनका इलेक्शन सिंबल भी छीन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का भी जस्टिस फाइज ईसा की 3 रुकनी बेंच का मेरे नुक्ते नज़र से बहुत हार्श डिसीजन था। उसको कंडीशनल कर देना चाहिए था। उसके बाद भी जो और मुश्किलात उनको सामना करना पड़ा, जो ज़्यादा चीज़ें हर्ट हुई मेरा ख्याल है पीटीआई के नुक्ते नज़र से, वो ये कि वो नशिस्तें दूसरी जमातों को दे दी गई जिसके बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी और तो पीएमएलएन सबसे ज़्यादा हुए। यहाँ चीज़ें बिगड़ गई। वो उसको रोका भी जा सकता था जब तक एक फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता कि कोर्ट में जाते, कोर्ट अगर फाइनल डिसीजन कर देती उसके बाद अब वो नशिस्तें आप दूसरों को दे सकते थे। तो वहाँ भी मुझे कोई डिसीजन इन हेस्ट नज़र आया। इलेक्शन कमीशन भी, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर भी और जगहों पे भी, लेकिन इनके अपने नुक्ते नज़र से पीटीआई ने मेरा ख्याल है इस हवाले से बहुत बेहतर सियासी हिकमत अमली नहीं बनाई। और उसका उन्हें अब अल्टीमेटली देखिए, पेशावर हाई कोर्ट तो वो इस वजह से गए थे कि रीसेंट पास में पेशावर हाई कोर्ट के बहुत से फैसले उनके हक में गए। यहाँ 5 रुकनी बेंच यूनानिमसली उनके क्लेम को डिसमिस कर रही है। तो मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट में वो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे इसका इम्कान कम लग रहा है। ठीक, एजाज, ये जो भी सर ये सूरत हाल बन रही है, किसको ब्लेम किया जाए? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक ये डिबेट भी चल रही है कि जनाब हमारे सफ़ों में जो है वो गलत बंदे घुस आए हैं और वो पार्टी की डायरेक्शन जो है वो गलत जगह के ऊपर लेके जा रहे हैं, गलत तजवीज़ें दी जा रही हैं, गलत लोगों को टिकट दी जा रही हैं, गलत लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है। ये जो आर्ग्यूमेंट है इसमें कोई वेटेज नजर आती है आपको? मंसूर, आर्ग्यूमेंट पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, कोई नॉर्मल मुल्क की नॉर्मल सियासी सूरत हाल हो तो फिर तो हम कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन ये एबनॉर्मल सिचुएशन है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में ना तो जमहूरियत है और ना ही जमहूरी कल्चर मौजूद है। जो पहली जिम्मेदारी मेरा ये ख्याल में अगर आयद की जाए तो इस एनवायरनमेंट के ऊपर करें कि जहाँ पर जमहूरी कल्चर ही नहीं है, और जब आप एक जमात से प्यार करते हैं तो उसे इक़्तिदार में लाकर बिठा देते हैं, उसने वोट लिए हों या ना लिए हों। ये पुरानी बातें हैं जो आज भी चल रही हैं। और जब उस जमात से नाराज़ हो जाते हैं तो फिर आप ऐसा मुंह मोड़ते हैं कि फिर उसके इंतखाबी अमल में उसने अगर कोई भूल चूक की हुई है तो आप उसको भी छोड़ते नहीं हैं। तो सबसे पहली अगर जिम्मेदारी देखी जाए कि रास्ता बनाने की जिम्मेदारी तो खुद इमरान खान साहब के ऊपर, पीटीआई के ऊपर आयद होती थी कि उन्हें पता था कि एनवायरनमेंट जो है हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, और इस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में वो अपने क़वायद के ऊपर जो अमल दरामद है वो पूरा करें। उन्होंने क़वायद पर अमल दरामद पूरा नहीं रखा। ये मेरे और आपके सामने जिस तरह के इंतखाबात हुए पार्टी के अंदर, वो भी मेरे और आपके सामने। जब आपको पता हो कि मॉनिटर्स लगे हुए, आपको स्कैन किया जा रहा है, देखा जा रहा है, तो आपके ऊपर आपके पास गलती की गुंजाइश निश्ता होती है। लेकिन आपने फिर भी गलती नहीं, बड़े बड़े गलतान किए, और उसका नतीजा आप यहाँ पर भुगत रहे हैं कि लोगों ने फिर भी आपको वोट दिए कि आपके पास इलेक्शन सिंबल नहीं था, आपके पास पार्टी का नाम नहीं था, लोगों ने वोट दिए
लेकिन उसकी कोई ना कोई प्राइस थी, जो प्राइस अभी आप पे कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये जो अब जो फैसला हुआ है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, अब ये उस सीरीज का ही हिस्सा कंसिडर किया जाए कि इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी गलती है, ये उनकी चाल ही गलत थी? नहीं, देखिए बात यह है कि जो अदलिया ने फैसला किया है उसका ज़रा कंप्लीट मतन आएगा तो उसके ऊपर बात हम करेंगे उस वक्त। लेकिन अदलिया ने फैसला किस बात पे करना था कि जो जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, क्या वो बैसियत जमात इलेक्शन में उसने हिस्सा लिया? तो जवाब है नहीं। क्या एक जमात जिसने बैसियत पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया और वो बाद में आके क्लेम करती है कि जी हमें तो इतनी सीटें दे दी जाएं, तो क्या उसको मिल जाएगी? ये तो कानूनी एक ओपन आर्ग्यूमेंट है ना, तो वो तो उस आर्ग्यूमेंट, ओपन आर्ग्यूमेंट के ऊपर तो नहीं पूरी उतरती। तो जाहिर है जज साहिबान ने जो फैसला किया है उसका कोई ना कोई लीगल पॉइंट तो है जिसके ऊपर वो खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा लीगल पॉइंट तो ये दलील है कि एक जमात जो सियासी पार्टी की हैसियत से आई नहीं और उसका एक बंदा इंतखाब में हिस्सा लेकर पार्लियामेंट का हिस्सा बना है, जो कि खुद भी आज़ाद हैसियत से, यानी कि उसे खुद भी पता था कि वो अपनी पार्टी के टिकट पे लड़ता तो वो मुंतखब ही ना होता, और उसने भी आज़ाद चुना। और अब वो आ जाए कि आप कहें कि जी हमें तो इतनी नशस्तों के ऊपर 92 नशस्तों के ऊपर 3 के ऊपर खुसूसी नशस्तें थे, तो ऐसा तो मेरे ख्याल में दलील नहीं मानती। ये समीना साहब, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये हमने जो भी सूरत हाल देखी है, इसके अंदर एक तवातुर से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब, मैं अगर एक रिलेट करूं उस मामले को, पहले नहीं गए, उन्होंने कहा मैं हल्फबर्दारी की तकरीब में नहीं जाऊंगा, वज़ीर आज़म की हल्फबर्दारी की तकरीब में नहीं गए, सदर की उसमें नहीं गए, लेकिन कल वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गए। मैं 1 मिनट के लिए सिर्फ अज्यूम करूंगा और मैं चाहूँगा बाद में मज़हर साहब और एजाज़ भी इसके ऊपर जो है वो कॉमेंट करें कि अगर फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर वज़ीर आज़म हाउस कहते हैं जी नहीं खोलना गेट, आप भी बाहर ही रहें, आप नहीं अंदर आ सकते, आपसे नहीं मिलना, अगर आप इस तरह का एटीट्यूड दिखा सकते हैं तो फिर जाइए, फिर हम भी नहीं मिलते, तब क्या होता है? तो ये अब होश के नाखून आ गए हैं, समझ आ गई, ये इसीलिए पहुंचे वहाँ पे वज़ीर आज़म हाउस। थैंक यू मंसूर। पहले तो मज़हर साहब की बात से आगे कोई बात करना तो बड़ा ही मुश्किल काम है मेरे लिए, उस्तादों का दर्जा रखते हैं। लेकिन जो आपने बात पहले की है आज के फैसले के हवाले से, मैं उस पर कॉमेंट कर लूँ, फिर मैं बात करती हूँ अली अमीन साहब की बात के ऊपर। वो आपने शेर सुना होगा पंजाबी का कि कुछ ऊंजवी रावां औखियां सन, कुछ गल च गमां दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन ते कुछ शानू मरन दा शौक भी सी। तो वही वाला हाल जो है वो पीटीआई के साथ भी हुआ है। और कुछ वाकई ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि एक एनवायरनमेंट ही आपको पता है कि पूरा सिस्टम इस वक्त आपके खिलाफ है और आपको ज़्यादा उसमें मोहतात होने की ज़रूरत होती है, लेकिन उसमें अगर आप इस तरह के लूप होल्स खुद ही छोड़ दें कि जिसमें वो कोई गुंजाइश निकाल लें, तो जाहिर है वो कहाँ आपके साथ कोई रियायत बरतेंगे। लेकिन मेरा इसके ऊपर आर्गुमेंट ये है ही नहीं कि ये ऐसा होना था। अगर ये बिल्कुल सही अगर इन्होंने किया होता इलेक्शन तो तब भी इनसे निशान नहीं छिनना था, और अगर इन्होंने मजलिस वादतुल मुस्लिमीन में शामिल हो जाते तो ज़्यादा बेहतर होता, तो फिर ऐसा ना होता। मैं ये समझती हूँ कि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद ना होता, किसी और से होता, तो कोई और तौजीह हो जाती। जब तय ये हो चुका है कि आपको निशान नहीं मिलना, आपने पंजाबी का शेर कहा, तो वो पंजाबी की मिसाल आपके मतलब वो आटा गुन्नी थे हिलने की। हाँ, जब तय हो चुका अच्छा। कि भाई आपको निशान नहीं मिलना, और जब तय हो चुका कि आपको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी, जब तय हो चुका कि आपकी जीती हुई नशिस्तों को भी आहिस्ता आहिस्ता आपसे छीन छीन के उधर दूसरी तरफ उनकी झोली में डालते जाना है, तो फिर आप तौजीहात कोई ना कोई निकाल लेते हैं, फिर आप कानूनी इख्तरा भी निकाल लेते हैं। ये बैट का निशान तो 13 जनवरी को लिया गया था, लेकिन आपको याद होगा कि 6 महीने पहले ही बहुत से खुद साख्ता तर्जुमान पहले से अनाउंस कर रहे थे कि बल्ले का निशान नहीं होगा। उन्हें कैसे पता था कि ये बल्ले का निशान नहीं होगा? उस वक्त तो कोई अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए भी नहीं थे इवन पीटीआई ने। इसी तरीके से केस चल रहा था, उसके बाद आप इंट्रा पार्टी का केस ऑलरेडी चल रहा था, चांस था ना कि अभी तो इलेक्शन होने थे। उन्हें कैसे पता था कि वो गलती होंगे और वो उसके बाद निशान ले लिया जाएगा? तो देखिए, हमें ये तमाम जो मामलात हैं उनको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। मेरा एक सवाल है कि आप ये एक्सेप्ट कर रही हैं कि गलती हुई पीटीआई से? ये वाला जो मामला, इसमें थोड़ी आप सही कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर मुमकिन है कानूनी तौर पर ये बात बिल्कुल दुरुस्त हो कि जिसने जी इलेक्शन लड़ा है सिर्फ वही पार्टी जो है वो निशान उसके पास है तो उसी को मखसूस नशिस्तें मिल सकती है। मुमकिन है, इस पे तो ज़ाहिर है कानूनी जो माहिरीन है वो ज़्यादा बेहतर राय दे सकते हैं। इसमें वेटेज बिल्कुल बाद में हो सकता है, मैं इससे वो नहीं करी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है। अगर ये कुछ और भी होता, अगर ये तयशुदा है तो वो उसके लिए कानून खुद ही ढूंढ लिया जाता है कि अब ये किस कानून के तहत ये काम करना है।
हमारे मुल्क में फैसला पहले होता है, कानून बाद में ढूंढा जाता है कि जी किस कानून के तहत इसको लीगलाइज। यहाँ पे तो ऐसे कानून भी ढूंढ लिए जाते हैं कि अगर एक बंदे को सजा हो चुकी हो तो उसको बचाना किस तरह है, तो वो भी बचाया जा सकता है। हमारे सिस्टम में ये पूरी सहूलत मौजूद है। यही है ना कि जब तय कुछ हो जाए तो फिर उसके बाद बाकी चीजें उसके साथ साथ खुद ब खुद उसको आप ढूंढ लेते हैं, रास्ते भी उसके कानूनी तौजीहात भी ढूंढ लेते हैं, आप काफी कुछ उसमें से निकाल लेते हैं। तो इसलिए अगर ये ना होता, कुछ और होता, तो तब भी जो जमात इस्लामी वाली बात है, मेरे ख्याल से शायद पीटीआई ये समझती थी कि किसी छोटी पार्टी के साथ ही इल्हाक किया जाए ताकि हाईजैकिंग का एक एलिमेंट ना हो कि जी हाईजैक हो गई पार्टी और ये खुद अपने फैसले करने में इंडिपेंडेंट रहें। तो शायद इसलिए इनका फैसला ये था कि किसी छोटी जमात जमात इस्लामी का स्ट्रक्चर बढ़ा दिया। हाँ, उनसे तो बेहतर है, उनसे तो जाहिर है उनकी ज्यादा ही जमात है। ये तो बिल्कुल उन्हीं के शुरू से ही उनके साथ ही कर रही है ना जो भी इनकी सियासत है। तो एक तो ये चीज हो गई। अली अमीन गंडापुर साहब की जो आपने बात की है, तो वो ऐसा नहीं था कि वो मुंह उठा के आ गए थे और इसलिए उन्हें आगे से उन्होंने दरवाजा नॉक किया तो किसी ने कहा अच्छा जी कौन, अच्छा जी अली अमीन गंडापुर आए हैं, तो उन्होंने सोचा चलो दरवाजा खोल ही देते हैं आगे। जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये मामला तय हुए हैं तो वो उठ के आए हैं। और ये जो बड़ी 24 घंटे पहले दरख्वास्त आई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। जी मैं वही बताने लगी हूं कि एक जाहिर है कि एक स्ट्रांग मैसेज उधर गया है। पहले तो ये स्ट्रांग मैसेज था कि जी अली अमीन गंडापुर साहब को होना ही नहीं चाहिए वजीर आला, लेकिन जब उसके ऊपर खान साहब ने रेजिस्ट किया और उन्हीं को बरकरार रखा अपने फैसले के मुताबिक, तो उससे एक मैसेज गया कि भाई ये अभी भी मजामत के मूड में है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर उधर से ये गया कि भाई नाअहली हो सकती है, फिर आपसे हुकूमत भी छिन सकती है। तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से फिर ये किया गया कि वो जाके मिलाएं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मैं तो इन तमाम चीज़ों के बरक्स मंसूर ये देख रही हूँ कि पता नहीं, मुझे तो समहाउ लग रहा है कि ये इलेक्शन करवा के हमने तो उल्टा जमहूरियत को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। अच्छा। और बिल्कुल टोटल हमारी जो क्रेडिबिलिटी है ना हमारे पूरे सिस्टम की, वो जीरो होकर रह गई है ऑनेस्टली। मतलब अभी मैं आपको अभी हुई है 2024 में? नहीं शुरू से ही थी, लेकिन पहले मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि पहले चीजें होती हैं कि आप चले जी कुछ 2-4 सीटों पे आगे पीछे कर लिया, ये हो गया। वो बड़ी आसान सी मिसाल है कि पहले होता ये था कि दूध में पानी मिला दिया जाता था, इस दफा पानी में दूध मिलाया जा रहा है। अच्छा। तो इस तरह वाली सिचुएशन जो है हमने तो कम से कम अपनी जिंदगी में पहली दफा आपकी जिंदगी बहुत छोटी है ना? मेरी जिंदगी छोटी है लेकिन ये जो क्रेडिबिलिटी आपने खराब कर दी है ना, ये बड़ा जो है ना, एक मुझे तो समहाउ मैं तो अभी तक इस शौक में हूँ कि अभी आज मुझे अगर आप कहें कि कल फलां हल्के की रिकाउंटिंग हो रही है तो मुझे पहले से ही पता होगा लो जी पीटीआई की सीट भी गई। ठीक, मुझे 1 मिनट यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। समीना पाशा साहिबा, मजहर अब्बास साहब और एजाज सैयद आज हमारे साथ मौजूद हैं। सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मजहर साहब, ये जो समीना जिस तरह पिन पॉइंट कर रही है, ये आज हुआ है एक्चुअली एक हल्के के साथ कि वहाँ पे जब रिकाउंटिंग हुई है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जीता हुआ जो कैंडिडेट था उसकी हार हो गई और नून लीग का जो कैंडिडेट था वो जीत गया और रिजेक्टेड वोटों की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा 7 से 17,000 हो गई। हाँ जी, वो बड़ी इंक्रीज हो गई, वोट रिजेक्ट हो गए। तो ये जो क्रेडिबिलिटी के इश्यूज हैं यहाँ पे, तो अब तो जो मौजूदा हुकूमत है, जिस तरह मैं अपने इंट्रो में भी कह रहा था कि अब तो तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी के करीब आ गई, सीटें भी मिल गई, वजीर आजम भी मर्जी का, वजीर आला भी मर्जी का, सदर भी अपनी मर्जी का। तो अब तो सिस्टम स्मूथली नहीं चलेगा आपके ख्याल में? अब तो सत्ते खैरा नहीं होगी? देखिए मंसूर, इसीलिए किताब लिखी सेलेक्टेड से सेलेक्टेड तक। अच्छा और क्लैश इस हुकूमत का भी आप देखें कि फौरी तौर पे सेकंड्स लगे हैं, मिनट्स लगे हैं। जैसे ही ये सिंध और मरकज़ में इरसा के चेयरमैन पर इख्तलाफ हुआ और फौरी तौर पे वो फैसला वापस ले लिया गया, इसलिए कि पीपल्स पार्टी की भी, PMLN की ख़ास तौर पे, और जो लोग ये सारे खेल के हिस्सेदार हैं उनकी भी इस वक्त ये सिस्टम ज़रूरत है। ठीक है। उसकी वजह यह है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फ़ायदा हो रहा है अडियाला जेल में रहने वाले को। ठीक है। और उसकी जमात को, और उनकी जमात की ये अच्छी स्ट्रैटेजी थी जो अली अमीन गंडापुर, और मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, जो पार्टी टू पार्टी रिलेशनशिप होती है वो मुख्तलिफ होती है और होनी चाहिए। ठीक है। ना अली अमीन गंडापुर को इतना आगे जाके पहले ये बयान देना चाहिए था कि जी मैं क्यों उससे मिलूं और वो मिलूं, क्योंकि आपने 2 दिन बाद जाके मिलना था। तो जब आपने मिलना था तो वो पिच, आप एक गवर्नमेंट हैं, एक चीफ मिनिस्टर हैं, फेडरल गवर्नमेंट के साथ आपके मामलात रहेंगे मुसलसल, वरना आप गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे? ठीक है। इसमें
तो अल्टीमेटली तो उन्होंने जाना ही था, चाहे किसी वजह से भी गए हों। और अच्छी बात है, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप कायम रहनी चाहिए। पार्टी टू पार्टी इख्तलाफात होते रहते हैं और वो रहने चाहिए। पार्टी लीडर एक दूसरे के खिलाफ बात करते रहें, वो सारी चीज़ें चलती हैं, ज़ाहिर है पॉलिटिक्स भी करनी है। लेकिन ये सिस्टम मुझे फौरी तौर पे इस सिस्टम में कोई बहुत बड़ा क्राइसिस इमर्ज होते हुए नहीं नज़र आ रहा मुझे। लेकिन जो फैसले होंगे उन फैसलों का फ़ायदा सिर्फ पीटीआई को होगा। इसलिए कि आप जो ज़्यादातर लोग जैसे बात कह रहे हैं कि जी आपने बहुत से अनपॉपुलर डिसीजंस करने, अब अनपॉपुलर डिसीजन सिर्फ पॉपुलर लीडर्स ले सकते हैं। अनपॉपुलर डिसीजन जो है वो एक ऐसा लीडर नहीं ले सकता जहां जो, और या ऐसी जमात या हुकूमत नहीं ले सकती कि जिसके मुंतखब होने पे ही सवालिया निशान हो। अच्छा, तो आप में उतनी कैपेसिटी है? और ये बात ठीक है, लॉजिकली ठीक है कि शायद आपको अनपॉपुलर डिसीजन लेने पड़ेंगे, लेकिन उसका बर्डन किस पर आ रहा है बराह रास्त? उसका बर्डन उस पर आ रहा है जो पहले ही महंगाई तले दबा हुआ है। तो आप कोई भी आपका ऐसा फैसला जिससे महंगाई मजीद बढ़े, जिससे उसके लिए उसका जो चूल्हा है वो वैसे ही गैस नहीं आ रही, उसको सिलेंडर लेना पड़ रहा है, वो वैसे ही नहीं जल रहा, तो आप मजीद अगर बुझा देंगे तो ये सारी चीजें सियासी तौर पे मल्टीप्लाई होंगी इन फेवर ऑफ। और जब तक कोई 2 साल बाद अगर कोई चीज रिलीफ मिला भी तो उस वक्त तक आप सोचेंगे ये कहां खड़े होंगे और पीटीआई कहां खड़ी होगी। अब पीटीआई का प्रॉब्लम अपनी जगह है, पीटीआई का इंटरनल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं पीटीआई के अंदर, इंटरनल इश्यूज बहुत हैं, क्योंकि वो पार्टी रिवॉल्व कर रही है अगेंस्ट अराउंड वन पर्सन। अब उसके अलावा पार्टी, अब हो सकता है कि कुछ महीनों बाद आरिफ अलवी साहब को हम मुतहर्रिक देखें उसमें, वो एक अलग बात है। लेकिन पीटीआई की इस वक्त मुझे डे टू डे स्ट्रैटेजी लग रही है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जिस तरह होती है कि अगर आपने एक तरफ आप बात कर रहे हैं जो अली अमीन गंडापुर मिल रहे हैं, दूसरी तरफ फौरी तौर पे असद कैसर साहब मज़ाहमत की सियासत की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि उनके भाई को स्पीकर नहीं बनाया गया, इसलिए शायद वो ठीक। एजाज साहब, ये जो मज़हर साहब जिसकी बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं 2-2.5 साल मुझे मैक्सिमम नज़र आता है, इससे ज़्यादा मुझे आगे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इस तरह तो अनपॉपुलैरिटी तो इमरान खान साहब की भी शुरू हो गई थी 2018 के बाद, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ही हैड बिकम वेरी अनपॉपुलर। मतलब आपको याद होगा कि एक स्टेज ऐसी भी आ चुकी थी कि नहीं जनाब इनका तो टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, और महंगाई की वजह से परेशानियां थी, ये सब कुछ था। लेकिन सिस्टम ने चूंकि चलाना था तो सिस्टम उनको ले गया जहां तक लेके जाना था, काफ़ी हद तक, मतलब तकरीबन 3.5-4 साल का टाइम पीरियड उनका गुजार ही दिया। तो अगर इस वक्त सिस्टम जो है वो इस मौजूदा पीडीएम की गवर्नमेंट के साथ खड़ा है तो ये घसीट के इसको 4-5 साल तक नहीं ले जा सकता, या इसकी स्ट्रेंथ मज़हर साहब जिस तरह कह रहे हैं 2-2.5 साल में ही खत्म हो जाएगी? नहीं मंसूर, मैं थोड़ा सा करेक्ट करूं एजाज से माजरत के साथ, मैं सिर्फ ये करेक्ट करूं, मैंने कहा कि 2-2.5 साल पहले इस हुकूमत को कोई बड़ा उस तरह का बुरान नहीं होगा कि गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। ओके, अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। जी एजाज साहब। मंसूर भाई, मेरा ये ख्याल है कि पहली बात तो ये है कि इक़्तिदार से निकलने की वजह अनपॉपुलैरिटी नहीं होती हमारे यहाँ। इक़्तिदार से निकलने की जो वजह है मेरे ये ख्याल में वो पाकिस्तान में जो पावर्स दैट भी हैं, जिसे इस्टेब्लिशमेंट कह लें, उससे आपके ताल्लुकात कैसे हैं, पाकिस्तान की लोकल इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात कैसे हैं, फिर हमारी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ ताल्लुकात आपके कैसे हैं, फिर पाकिस्तान में जो अपोजिशन है वो कितनी ज़्यादा वाइब्रेंट है या नहीं, उसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर ज़्यादा ताल्लुकात बन जाए तो तब भी आप पावर से निकल जाते हैं, जो हनीमून पीरियड ख़त्म हो जाता है। जो आज हम हुकूमत मार्च के महीने में शुरू हुई है, 4 मार्च को इन्होंने हल्फ लिया है, तो आज हम बैठ के 5 साल बाद की बात करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान की तारीख़ का एक सबक भी है कि यहाँ पर कभी किसी वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। लेकिन हम एक पैटर्न ज़रूर देखते आ रहे हैं कि इससे पहले 90s में आपको पता है कि हुकूमतें टूट जाती थी, 58-2 भी होता था, फिर 99 में 12 अक्टूबर 99 में तो पूरी यानी कि फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया। फिर हमने देखा कि 2002 में 2002 ऑनवर्ड एक पैटर्न आया। वो पैटर्न दिलचस्प था, पुराने 90s का या 80s का जो पैटर्न है उससे डिफरेंट था। वो पैटर्न ये था
कि आप 5 साल पूरे लगाएं, गवर्नमेंट को 5 साल, पार्टी को 5 साल पूरे करने दें, और अगर प्राइम मिनिस्टर से आप नाखुश हैं तो आप उन्हें निकाल दें। और आपने और मैंने देखा कि मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली जिनको खुद लगाया था निकाल दिया। आपने और मैंने देखा कि उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी निकाल दिए गए, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब निकाल दिए गए, नए वज़ीर आज़म आते रहे, नए लोग आते रहे, फिर इमरान खान आए, उनको भी निकाल दिया। लेकिन मुझे लगता है कि इस दफ़ा शायद पैटर्न ये भी चेंज होने जा रहा है। मुझे बड़ी अनपॉपुलर बात कर रहा हूँ मैं, और मैंने आज से 3-4 दिन पहले मैंने अपने व्लॉग में भी ये बात कही कि मुझे लगता ये है कि शायद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कहीं ना बन जाएं जिन्होंने 5 साल पूरे करने हों। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, पहली बात तो यह है कि शहबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं आइडियोलॉजिकली। वो आइडियोलॉजिकली इस्टेब्लिशमेंट को की हकीकत को मानते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उनसे टकराव नहीं रखते। एक वजह तो उसकी बड़ी वजह ये है। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बैठे हुए हैं आसफ अली जरदारी, वो भी एक बड़ा वॉल्व है, सेफ्टी वॉल्व है। लेकिन इन दोनों वाक़यात से भी बड़ा मामला ये है कि अगर आपने इन दोनों को निकालना है तो क्या आप दोबारा इंतखाबात करवाएंगे या किसको लेके आएंगे? आप विद इन दी पार्टी लेके आएंगे या इंतखाबात करवाएंगे तो किसको लेके आएंगे? उस बंदे को लेके आएंगे जो इस वक्त जेल में बैठा हुआ है। तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर तो कोई ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट भी है और पॉलिटिकल लीड भी है। तो एक बाहमी ज़रूरत की शादी है, और डू और डाई वाली भी है। ये भी याद रखिए कि ये जो अभी इलेक्शंस हुए हैं, इनमें इलेक्शन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से नफरत का भी पड़ा है, बहुत बड़ा वोट पड़ा है। इस्टेब्लिशमेंट के रोल के खिलाफ वोट लोगों ने डाला है, बहुत बड़ा वोट डाला था। और ये जो पीपीपी और पीएमएलएन को वोट, तो मेरे ख्याल में और भी बहुत सारी वजह, उन पर भी बात कर सकते हैं। ये डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर मजीद गुफ्तगू करना चाहता हूँ, लेकिन एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, वील टेक अ ब्रेक एंड कम बैक, स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब समीना, ये अगर एक कंपैरिजन करें, क्योंकि अब जारी बात है मैं बार बार 2018 के बाद की सूरत हाल के साथ जो है मैं कंपेयर कर रहा हूँ। मैं 2018 के अंदर भी इलेक्शंस के ऊपर डाउट्स हुए। उस वक्त मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किए। मुझे याद है उन्होंने एक एहतजाज जो है वो इलेक्शन कमीशन के बाहर रखा था। शहबाज शरीफ साहब नहीं पहुंच सके थे उसके अंदर, लेकिन अल्टीमेटली फिजल आउट हो गया था, ख़त्म हो गई थी बात। हुकूमत ने काम करना शुरू कर दिया था, इमरान खान साहब ने गवर्नेंस करना शुरू कर दी थी। उस मतलब आफ्टर फ्यू मंथ्स एवरीथिंग वाज नॉर्मल, सब ठीक हो गया था। लेकिन नून लीग ने जो एक काम किया था वो ये था कि उनके लोग गिरफ्तार भी हो रहे थे, लेकिन एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो है उन्होंने खोल लिया था एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और वो बैकडोर के ऊपर वो गुफ्तगू शुरू हो चुकी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या ये कर सकती है, कर पाएगी, करना चाहती है? क्योंकि आरिफ अलवी साहब तो कह रहे हैं मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं खुला, चैनल मेरा नहीं खुल सका। क्या कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? अब उसके पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या ये ऑप्शन टेबल पे मौजूद है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात को दोबारा ठीक किया जाए? अभी एजाज भी एक बात कर रहे थे कि कोई ट्रस्ट करने के लिए तैयार होगा या नहीं अडयाला जेल में बैठे शख्स के साथ। तो ये तो खैर हमारी एक हिस्ट्री हमने देखी है, कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि मियाँ साहब को 2-3 दफ़ा ट्रस्ट किया गया, लेकिन फिर दोबारा उन्हीं को ट्रस्ट करके लेके आए। वो तो फिर बाद में, अब मेरा ख्याल है आने के बाद कुछ मामला चेंज हुए और फिर हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब नहीं बन सके, लेकिन बहरहाल उनके लिए रास्ते उनकी जमात के लिए, उनकी बेटी के लिए खुल गए। वरना तो हम ये भी सुनते थे कि शायद मरियम नवाज साहिबा के लिए भी उस तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन बहरहाल तो इसलिए ये तो हम कभी भी ये नहीं, और इमरान खान साहब उस वक्त ये सोचा करते थे, मंसूर आपने खुद भी रिपोर्ट किया हुआ है कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। तो फिर हमने देखा कि चॉइस कैसे बनी और कैसे हुई। ठीक, तो अभी अगर ये कोई हम समझ लें कि जी ये अब हमारे पास जो सेटअप है बस यही है और इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है या कोई ऐसा रास्ता नहीं निकलेगा, तो ये पाकिस्तान की सियासत में कह ही नहीं आप सकते। बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहता है और हमेशा हम देखते हैं कि चीज़ें होती हैं और निकल आते हैं रास्ते भी चीज़ें। जहाँ तक आपने इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के रिलेशनशिप की बात की है, तो उसमें देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये बात है कि इस वक्त पीटीआई में फैसला साजी का एक फुकदान नज़र आ रहा है, लीडरशिप का एक फुकदान नज़र आ रहा है। और यही हमें जो आप वो इस तरह कि जो अभी आप खुद बात कर रहे थे
कि एक शख्स कुछ कह रहा है, वो मज़ामत की बात कर रहा है, दूसरा शख्स जो है वो कह रहा है कि मिलके अली मोहम्मद खान साहब कुछ कह रहे हैं, शेर अफजल मरवत साहब की टोन कुछ और है। अगर इधर अली अमीन गंडापुर साहब ने मुलाकात कर ली, ये तो नून लीग में भी था। तो ये अब मैं जब हम कहते थे गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, ये मरियम नवाज कुछ कह रही है, शहबाज शरीफ साहब कुछ कह रहे हैं। और फिर दूसरा इसमें एक और जो चीज़ है एडअप हुई, वो ये कि जो इस वक्त ज़्यादातर फेसेस हैं पीटीआई के, जो आगे फेसेस हमें नजर आ रहे हैं, वो रिवायती पॉलिटिशियंस नहीं हैं। वो पीटीआई के शुरू से जिस तरह एक आप कह रहे होते हैं कि नजरिया और एक पूरी स्ट्रगल लेके चल रहे होते हैं, वो लोग नहीं हैं। ज़्यादातर ये वकला हैं जो बेचारे इस वक्त केसेस में भी फंसे हुए हैं, जो पार्लियामेंट में भी जाते हैं, जो एहतजाज भी जिन्होंने स्ट्रीमलाइन करना है और जिन्होंने आकर यानी टॉक शोज में बैठना है और अपना नैरेटिव भी बिल्ड करना है। तो ये इस वक्त ना इधर के हैं ना उधर के हैं, किसी भी तरफ ये सही तौर पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ये जो आपकी लॉयर एग्जैक्टली, क्योंकि ये अब वो ना प्रॉपर लॉयर हैं ना ये प्रॉपर पॉलिटिशियंस हैं, तो ये बेचारे हर तरफ से लैग कर रहे हैं। जी, लैग भी कर रहे, इसीलिए फिर कुछ आप सही से नहीं। और दूसरी चीज जो इमरान खान साहब की अब बात है कि जो अगर फैसला अभी तक वो अगर लेके चल रहे हैं अपने हाथ में, तो देखिए इमरान खान साहब इस वक्त जो अपना नैरेटिव है उसको वहां तक ले गए हैं, आगे तक ले गए हैं कि जहां से वापसी उनके लिए बड़ी मुश्किल हुई है। अच्छा, ये ना उनका देखिए, ये बात कर रही हूं, एक सेकंड मुझे सिर्फ एक बात कंप्लीट कर लेने दो। चले करें, आप करें बात। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूं कि अभी वो सिर्फ इतनी ही बात अगर करते हैं ना कि जी ठीक है या इस तरह कोई बात हो सकती है या उस तरह, तो मैं ये देखती हूँ कि खुद उनके वोटर सपोर्टर, उनकी जो अंदर से सोशल मीडिया टीम है और इस तरह उनके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि जी इनसे कैसे बात हो, इनसे बात नहीं हो सकती। अभी आप देखिए कि अली मोहम्मद खान साहब ने कोई स्टेटमेंट कुछ दिन पहले दिया था, कितना उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि जी आपने ये क्यों ऐसे बात कर दी, मुफाहमत की बात कर, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो अली अमीन गंडापुर साहब चले गए ना, नहीं चले गए, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ उससे होगा क्या अगर ये चीज इस तरह से ये करते हैं पीटीआई के अपना कोई रास्ता खोलते हैं। मुमकिन है कि कुछ लोग उसको एक्सेप्ट कर लें पीटीआई के लोग, कि भाई ठीक है, अब जाहिर है बात इन्हीं से करनी पड़ेगी, अगर यही इस वक्त पावरफुल हैं और इन्हीं के साथ ही बात करके रास्ता निकलता तो हमें भी करनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ फिर ये जो हम अभी एक वो देख रहे थे ना कि एक पॉपुलैरिटी वेव जो आई हुई थी, उसमें फिर क्लियर कट आपको डेंट भी पड़ता हुआ नजर आएगा। फिर ये लगेगा कि जो इस्टेब्लिशमेंट की मुझे लगता है ख्वाहिश भी है कि इमरान खान भी बाकी सियासतदानों की तरह एक सियासतदान ही हो और यही लगे कि जी ये सब एक जैसे हैं और इनको जब जैसे चाहे। अभी फिलहाल सिर्फ ये हुआ है कि जी खान नहीं मान रहा, खान नहीं मारा, एक वो बन जाता है नैरेटिव और एक इंप्रेशन बन जाता है कि जी शायद वो नहीं मान रहे और वो मजामत कर रहे हैं। अब मैं बोल लूं, देखें इससे पहले भी हमने बहुत दफा देखा, खान साहब पता नहीं कितने जलसे करते थे, मीर जाफर, मीर सादिक, जनरल बाजवा, ये जनरल, मतलब नाम नहीं लेते थे लेकिन हम जानते थे उनकी उस वक्त जो है वो डायरेक्शन तनकीद की किस तरफ थी। पीछे बैठ के आरिफ अलवी साहब के जरिए जो है जनरल बाजवा से मुलाकातें कर रहे थे। आपने मुलाकात तो अभी भी वो कर लेंगे, नहीं, बात ये नहीं है। वो किस लिए मुलाकात उनसे, मैं आपको वो ये कह रहे थे कि मुझे इक्तदार दे दो, वो उन्होंने ये एक चीज कही हुई थी ना कि भाई आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दें, इस बात के ऊपर वो सारा अपना नैरेटिव लेके चल रहे थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अरे बाबा, आपके पूरे जलसे जो थे वो इस बात के ऊपर थे कि जी सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए, ये कौन होते हैं बताने वाले, ये सब कुछ। यार आप उन्हीं से जाके इलेक्शन से आने थे ना, तो आप उन्हीं से जाके इलेक्शन मांग रहे हैं। आप जिनके मैं यही तो कह रहा हूं ना, ये तो फिर आपकी डिफीट हो जाती है ना वहीं पे जब आप उसी शख्स के पास चले जाते हैं। आपको पता है ना, आप बाहर जलसा करने के लिए बैठते हैं, जलसा करते हुए आप उसी शख्स पे तनकीद करते हैं, पीछे जाके छुप के ऐलान करके भी नहीं, छुप के ये खबर बाद में बाहर आती है कि जनाब मिल रहे हैं, 2 मुलाकातें कर चुके हैं। तो ये तो तजाद नहीं है तो और क्या है। परवेज इलाही की एग्जांपल देख लीजिए, परवेज इलाही को आपने पंजाब का सबसे बड़ा डाकू का, आज आपने उसको अपना पार्टी का सदर बना दिया। को जो अब इससे तो बहुत आगे निकला है ना, इससे तो बहुत पहले परवेज इलाही 2018 में बैठ चुके हैं। मैं इसलिए मैं कह रहा हूं करें, मेरा पॉइंट और है, सियासत में बहुत तजादात होंगे, मैं ये बात नहीं कह रही, मैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आपने कहा ना कि इतना आगे जा चुके हैं, तो मैंने कहा जब पहले इतना कुछ आप कर चुके हैं, हो सकता है इस मर्तबा भी यू टर्न मारें। मैं तो ये कह नहीं रही कि वो नहीं करेंगे, मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो करते हैं, अब इस पॉइंट पर आके अगर वो करते हैं तो उनको पॉलिटिकली उस चीज का नुकसान भी होगा। और हाँ, देखने में जैसे अभी पीएमएलएन ने कुछ गेन किया कि बाजार उन्होंने अपने मसले खत्म करा लिए, केसेस खत्म हो गए, इक्तदार भी मिल गया, सब अच्छा हो गया, तो हो सकता है ये कोई रास्ता खोले, इन्हें भी कुछ ना कुछ मिल जाए। लेकिन बात वही है कि फिर जो असल में यानी पॉपुलैरिटी वेव अगर इस वक्त आप देखें जो इमरान खान साहब की, वो बाकी नहीं उस तरह से रहेगी। और जिस तरह पीएमएलएन को नुकसान हुआ है, आपको पॉपुलैरिटी वेव जाके अब आपको इलेक्शन पे चाहिए होती है। अगर तो इलेक्शन जिस तरह एजाज साहब फरमा रहे हैं कि जनाब हो सकता है शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पहले वजीर आजम बन जाए जो 5 साल पूरे कर रहे हैं, तो आप पॉपुलैरिटी वेव का उनको की करना है। देखिए अभी बहुत क्या करना है इस पॉपुलैरिटी वेव का अब आपने? मैं यही तो चीज कह रही हूँ कि अब यही तो डिसाइड करने का फैक्टर है, इस वक्त टाइम है कि इन्होंने ये सोचना है कि अब हमने प्रैग्मेटिक सियासत की तरफ जाना है या फिर हमने अभी भी इस चीज को लेकर। मज़ा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, गो अहेड मज़ा साहब। क्योंकि मुझे जाना है, जी प्लीज गो अहेड। सकीना ने भी बहुत अच्छी बातें की और एजाज ने भी
देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि पीटीआई का वर्कर रिएक्ट करता है बहुत ज़्यादा। जो जो लीडर होता है उसकी 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 क्वालिटी क्या होती है, वो मासेस के साथ नहीं चलता, मासेस उसके साथ चलते हैं। ठीक। वो मासेस को अपने साथ लेके चलना होता है, ये नहीं तो मासेस में तो जाहिर है हर तरह का व्यू होता है। आपने फैसला करना होता है कि क्या दुरुस्त फैसला है, क्या सही फैसला है, क्या गलत फैसला है, और किस स्टेज पे क्या फैसला करना है। और इमरान खान साहब में वो सलाहियत मौजूद है। उन्हें सिर्फ समझने की जरूरत है कि क्या ये लड़ाई आप इस तरह लड़ सकते हैं और कब तक लड़ सकते हैं। ये नहीं कि आप अपनी प्रिंसिपल पोजीशन से हट जाते हैं, ठीक है। आप अपनी प्रिंसिपल पोजीशन पर रहते हुए भी बात करते हैं, आप अपने उसूलों पर कारबंद रहते हुए भी बात करते हैं, क्योंकि आपने एक क्राइसिस से निकलना होता है, पार्टी को निकालना होता है, वर्कर्स को निकालना होता है, लीडर्स को निकालना होता है। लोग जेलों में सड़ रहे हैं, फरार हैं, अंडरग्राउंड हैं, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। क्योंकि आपने कोई इनकलाब नहीं लाना, आप ईरान की तरह इनकलाब नहीं लेकर आना, आपने अफगानिस्तान वाली सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी। इनकलाब तो आ गया था मसूद साहब, इनकलाब तो उन्होंने कहा कि इनकलाब आ गया, नया पाकिस्तान, और ये इनकलाब आ गया ना। अब उस इनकलाब को देखें मंसूर, एक चीज याद रखें, इनकलाब लाना मसला नहीं होता, इनकलाब को सस्टेन करना मसला होता है। इस इनकलाब को जो है आपने संभाल के रखना है, उस इनकलाब को, उस सारी सपोर्ट को संभाल के रखना है। तो मेरा ख्याल है एक बड़ा चैलेंज है पीटीआई के लिए, और एक लीडरशिप के क्राइसिस के लिए बहुत मुश्किल में है, बहुत उसमें है। इसी से निकलने का नाम ही पॉलिटिक्स होता है कि आप किस तरह निकलें अपने उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज किए बगैर। एजाज साहब, ये इस वक्त अगर ये प्रोग्राम इमरान खान साहब देख रहे हो, वैसे तो हमारा चैनल मुझे पता है जेल में उन्हें नहीं दिखाया जाता, लेकिन अगर वो देख रहे हो एजाज सैयद साहब सामने बैठे हैं, तो एजाज सैयद साहब उन्हें क्या तजवीज़ करेंगे कि खान साहब ये 4-5 चीज़ें जो है ना फ़ौरन आप कर दें, ये कर देना चाहिए आपको? मंसूर भाई, मैं उन्हें कोई तजवीज़ नहीं दूंगा। मैं तो एज ए जर्नलिस्ट रहूँगा, और हमारा काम एडवाइज़र बनना नहीं है किसी का। लेकिन मैं मंसूर भाई एक बात जरूर कहूँगा, हमारे तमाम मैं ये ज़रूर कहूँगा मंसूर भाई कि जो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी अगर पाकिस्तान के 75 ईयर्स में किसी बंदे में, एक बंदे में थी कि वो चीज़ों को बेहतर कर सकता था, तो वो इमरान खान थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इमरान खान साहब ने अपनी इस कैपेसिटी का जो इस्तेमाल है वो डिस्ट्रक्टिव इस्तेमाल किया, उन्होंने तबाही की। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो बुनियादी मसला मईशत है वो उसको बेहतर कर सकते थे, पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात को बेहतर कर सकते थे, भारत के साथ तजारत वो शुरू कर सकते थे। उन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने भी बड़ी भरपूर हमायत दी थी, बल्कि हम जनरल बाजवा को बहुत बुरा कहते हैं, उनके ऊपर तनकीद करके आज बहुत ज़्यादा बहादुर बनने की कोशिश करते हैं। जब वो पावर में थे तो किसी ने तनकीद उन पे नहीं की, लेकिन जनरल बाजवा ने जो ग्राउंड उनके लिए बना कर दी थी, और एट दैट टाइम जनरल फैज़ ने भी, ज़ाहिर है जनरल बाजवा और जनरल फैज़ एक थे, जनरल फैज़ पे और हमने जनरल बाजवा पे बड़ी तनकीद किया है, और मैंने उस वक्त तनकीद किया कि जब वो पावर में थे। तो बात यह है कि जनरल बाजवा को एक क्रेडिट जाता है और जनरल फैज़ को भी एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो सबसे मुश्किल तरीन ताल्लुकात आपके इस रीजन में थे वो हिंदुस्तान के साथ थे, उन्होंने एक पूरी ग्राउंड बनाकर इनको दी थी कि ताल्लुकात ठीक कर लें, मईशत के दरवाजे खुल जाएंगे अगर पाकिस्तान और भारत की एजाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, टाइम ख़त्म हो गया। मैंने एजाज साहब आपसे ये कहा था कि आपका प्रोग्राम, आपकी गुफ्तगू इस वक्त खान साहब देख रहे होंगे, ये जिस किस्म की आपने गुफ्तगू की है ना, उसके बाद खान साहब ने वैसे चैनल चेंज कर दिया होगा या टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया एजाज सैयद आपका, समीना थैंक यू सो मच, मज़हर अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।